साथियों, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री में अपने पार्ट नंबर 11 को। तो शायद ये एनिमल हस्बेंड्री का जो एनिमल से रिलेटेड है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम एनिमल ब्रीडिंग के बारे में सीखेंगे। 12th क्लास में जिन जिन एनिमल्स के बारे में आपको दिया गया है वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। आप बात करें पोल्ट्री फार्मिंग से लेके पोल्ट्री फार्मिंग मैंने आपको कराई है, सिप यानी भेड़ पालन आपको कराया है, गोट यानी बकरी पालन कराया है, बफेलो फार्मिंग कराई है, काऊ फार्मिंग कराई है, ठीक है, और भी कई तरह की फार्मिंग मैंने कराई हैं। तो 12th क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास एनिमल्स के बारे में दे रखा था एनिमल हस्बेंड्री में, मैंने सब आपको कराई हैं। और लास्ट आज हमारा पीसी कल्चर। इसके बाद मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पीसी कल्चर में, ठीक है। मछली पालन में मछली पालन क्या होता है इसको आज सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन दरोगा वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि एनिमल फार्मिंग जो है वन दरोगा में भी जो 9th क्लास का चैप्टर है कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला और कैटल्स वाला, वहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा ये देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कम काम ज़्यादा। इन क्वेश्चंस का PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में पार्ट नंबर 11 की। इससे पहले मैं 10 पार्ट बना चुका हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं अगर आप इच्छा है देखने की, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो इसी पार्ट से आप कंटिन्यू करें, ठीक है। पीसी कल्चर के बारे में आप डिस्कस करेंगे, मछली पालन के बारे में, ठीक है। मछली पालन क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जैसे हम हर पार्ट में करते हैं जूलॉजिकल नेम मछली का, तो देखिए जूलॉजी, क्योंकि मछली की फिश की अलग अलग स्पीसीज होती हैं और उनके उसका जो है अलग अलग नाम होता है उसकी स्पीसीज का, तो इसीलिए बताना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। वर्टिब्रेट फाइलम वर्टिब्रेट का ये एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म है ये मछली। बात करते हैं मछली पालन की। मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। तो कई बार डायरेक्ट यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीसी कल्चर में, PISCI, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीसी कल्चर में जिसका अध्ययन किया जाता है वो कौन है, मछली यानी कि फिश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मछली का उत्पादन हम करते क्यों हैं, मछली को क्यों कल्चर किया जाता है, क्यों पाला जाता है। तो मछली का सामान्यतः उत्पादन मीट और ऑयल के लिए किया जाता है, मीट के लिए, मांस के लिए, ऑयल के लिए, और डिफरेंट टाइप की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी इससे बनती हैं, तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिश की बात की जाए तो मछली एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक जलीय जीव है जो हमेशा जल में रहना पसंद करती है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ फिशेस जल के ज़्यादा अंदर गहराई में रहना चाहती हैं, कुछ सरफेस में रहना चाहती हैं, लेकिन सभी फिशेस जो हैं जल में ही रहना चाहती हैं। मछली में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार LT में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस साथ जब मैंने आपको मॉडल पेपर कराया था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि मछली में या फिर मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए मछली का जो तेल होता है जिसे फिश ऑयल कहते हैं, जो कि फिश के लीवर से मिलता है, उसमें जो ऑयल मिलता है वो विटामिन A और D उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भी मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन मिलता है वो विटामिन A और विटामिन D इसके ऑयल में और मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो फिशेस होती हैं वो प्रोटीन्स का भी अच्छा सोर्सेस होती हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन की जो है अच्छे सोर्सेस मछलियाँ होती हैं। बात की जाए मछली की तो मछली भारत में एक प्रमुख उद्योग के रूप में आज विकसित हो गया है। कुछ राज्यों में तो ये आज भोजन का प्रमुख अंग भी है, जैसे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में मछली भोजन का एक मुख्य जो है पार्ट बन चुका है। वहाँ के लोग मछली को जो है बहुत ही चाव से खाते हैं और वहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति जो मछली की खपत है सबसे ज़्यादा भारत में, प्रति व्यक्ति मछली की खपत जो है बंगाल में ये कितनी है, 5 kg प्रति व्यक्ति वहाँ पे मछली की खपत है। जबकि अन्य राज्यों में यही मछली की खपत कितनी है प्रति व्यक्ति, 2 kg प्रति व्यक्ति मछली की खपत भारत में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मछलियाँ
किससे सांस लेती है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि मछलियाँ जो है सांस किससे लेती हैं। देखिए मछलियाँ में सांस लेने के लिए जो है हमारी तरह लंग्स नहीं होते, फेफड़े नहीं होते, क्योंकि लंग्स जो हैं वो सिर्फ ज़मीन में ही सांस लेने के लिए फेवरेबल होते हैं। अगर हम पानी के अंदर चले जाएँ तो हमारे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। जो ऑक्सीजन होती है, हमारी जो लंग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को, ज़मीन या जो इन्वायरमेंट है उसकी ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने में जो है कैपेबल होते हैं। अगर हमें जो है पानी के अंदर डाल दे जाए, ऑक्सीजन पानी के अंदर भी होती है, लेकिन जो हमारे लंग्स होते हैं वो सिर्फ टेरेस्ट्राइल ऑक्सीजन को ही ट्रेस कर सकते हैं, उसी ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने में कैपेबल होते हैं। जबकि जो मछली होती है, जो फिश होती है, उसके जो लंग्स होते हैं, फिश के लंग्स, वो उससे सांस लेती है। ब्रीथिंग जो है फिश लंग्स से करती है, वो गिल्स से करती है, सॉरी, मछली जो है गिल्स से करती है, गलफड़ों से करती है, ठीक है। और जो इसके गिल्स होते हैं वो सिर्फ जो पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, उसी को जो है ब्रीथिंग में उपयोग कर पाते हैं। अगर हम उसको मुंह उठा के जो है ज़मीन में रख दें तो उसके गिल्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गिल्स से लेती हैं, ठीक है। पूरे विश्व में मछली उत्पादन में प्रथम देश जो है वो चाइना है। पूरे विश्व में सिर्फ मछली ही नहीं, मछली और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मछली और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके उत्पादन में, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस कंट्री का है वो चाइना है। चाइना जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है मछली का उत्पादन करती है। वैसे भी अपने सी फूड के लिए चाइना बहुत फेमस तो है ही। तो ये कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ का जो सी फूड है वहीं से जो है निकला है। भी कितनी सच्चाई है इस बात में ये तो नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में मछली उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि कौन सा स्टेट भारत में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन करता है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है वही राज्य करते होंगे जहाँ पे जो है समुद्री एरिया और रिवर का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मछलियाँ वहीं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पीसी कल्चर जो है, पीसी यानी मछलियों को पालने के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। एक होता है खाने के लिए, मीट के लिए। मछली का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पूरे विश्व में जो है लगभग हर कोने में मछलियाँ खाई जाती हैं। ऑयल के लिए, लिवर ऑयल इसका बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनमें, उनको जो है मछली का जो ऑयल होता है उसको यूज़ करने का बहुत ही सलाह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। मेडिसिन्स के लिए उपयोग किया जाता है पिस्सीकल्चर को, दवाइयाँ बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि कुछ मच्छरों के लार्वा को जो मछलियाँ होती हैं वो खाती हैं, ठीक है। कुछ मच्छरों के लार्वा होते हैं जिनको मछलियाँ जो हैं खाती हैं, ये उनकी खास बात होती है, ठीक है। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा था कि मच्छरों के लार्वा को किस मछली द्वारा खाया जाता है। सभी मछलियाँ नहीं खाती, कुछ स्पेशल मछलियाँ होती हैं जो मच्छरों को कंट्रोल करती हैं। वो मछली कौन सी है? गैम्बूसा मछली। उस मछली का नाम क्या है? गैम्बूसा। गैम्बूसा एक ऐसी फिश होती है जो मॉस्किटो, मच्छरों के लार्वा को खाती है, जिससे मच्छरों पे क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। तो जिस तालाब में ज़्यादा मच्छर होते हैं वहाँ पे गैम्बूसा मछली को डाल दो तो वो मछली जो है सभी जो लार्वा होंगे मच्छरों के उसको खाना स्टार्ट कर लेगी। जो ब्लू रेवोल्यूशन है, जब मैंने आपको जो है काउ फार्मिंग और बफेलो फार्मिंग पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने वाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? वो दूध से रिलेटेड होता है। वैसे जब ब्लू रेवोल्यूशन की बात आती है तो ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति संबंधित होती है किससे? वो संबंधित होती है मछली पालन से। जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो मछली पालन से संबंधित होती है। जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन है भारत में, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। इंडिया में मैंने बता दिया आपको। जबकि फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, पूरे विश्व में फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप करेंगे मुझे कमेंट, ठीक है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ फिश कल्चर की, तो फिश कल्चर यानी जो मछलियों का पालन है वो कितनी तरह से किया जाता है। बहुत तरह से किया जा सकता है। जो आपकी NCERT में है क्लास 12 की, उसके हिसाब से जो फिश कल्चर है, मछली पालन है, वो दो तरह से किया जा सकता है। मछलियों को दो तरह से पाला जा सकता है। एक होता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर और दूसरा होता है कंपोजिट फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं समाकलित मछली पालन और कंपोजिट को बोलते हैं मिश्रित मछली पालन। अगर मैं इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जो है समाकलित, एक साथ मतलब जब बहुत सी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है, जब एग्रीकल्चर के साथ साथ, जब कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ, एग्रीकल्चर यानी कृषि की फसलों के साथ साथ जो है मछली को पाला जाता है, तो इस मछली के पालन को हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर बोलते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि सब जो है एग्रीकल्चर के साथ, सब जैसे कि हम गेहूँ सबके साथ नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल टाइप की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं जिनके साथ साथ हम मछली का पालन कर सकते हैं। अब वो कौन सी क्रॉप्स हैं, कई बार ये भी पूछ सकता है। तो पैडी, धान हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, बनाना हो गया। इन फसलों के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम मछली पालन कर सकते हैं और इस तरह के मछली पालन को इंटीग्रेटेड या फिर समाकलित मछली पालन के नाम से जाना जाता है। अब जो ये मछलियाँ होती हैं ना, जिनको इंटीग्रेटेड फिश में पाला जाता है, इनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, इनकी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। पहले तो एग्जाम्पल देख लो कि वो कौन सी, कई बार तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि इंटीग्रेटेड फिश निम्न में से कौन सी है। तो जैसे कि कैटला एक जूलॉजिकल नेम है और कॉमन नेम है इस फिश का कैटला, ठीक है। इसका जीनस का नाम भी कैटला है और स्पीसीज का नाम भी क्या है, कैटला है। जबकि दूसरी मछली है लेबियो रोहिटा। कौन सी? लेबियो रोहिटा एक दूसरी मछली है जो इंटीग्रेटेड फिश से कल्टीवेट की जाती है। इसका जो कॉमन नेम है वो है रोहू। क्या आपको ये जरूर नहीं कि याद रखना है, रख सकते तो रखें, लेकिन इसको जरूर याद रखें, कैटला और रोहू दो इंटीग्रेटेड फिश होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका जो जूलॉजिकल नेम है, जीनस का नाम भी कैटला है, स्पीसीज का नाम भी कैटला है, कैटला। जबकि जो रोहू है इसमें जीनस का नाम लेबियो है और स्पीसीज का नाम क्या है, रोहिटा है। तो जो कैटला होती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का जीनस यानी वंश और स्पीसीज यानी जाति दोनों का नाम एक ही होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, टॉटोनिम्स कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टॉटोनिम्स क्या होते हैं। तो टॉटोनिम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जीनस यानी वंश और स्पीसीज यानी जाति का नाम क्या होता है, एक ही होता है। जैसे कि कैटला फिश, कैटला में कैटला दोनों सेम है, इसलिए एक टॉटोनिम्स होता है, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपको आता है, तो आप मुझे एक और टॉटोनिम्स ऑर्गेनिज्म का नाम बताएंगे जिसका जीनस और स्पीसीज का नाम क्या हो, सेम हो। अभी मैंने बताया कि जो हैं, इनमें जो फिशों को पाला जाता है, इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड फिश कल्चर के अंदर जो मछलियां पाली जाती हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि वो पानी की सतह पे रह सकती हैं। वो हमेशा पानी के सरफेस पे रहना चाहती हैं, पानी के अंदर डीप तक नहीं जाना चाहती। तो उनकी पहली विशेषता होती है कि वो पानी के कहाँ रहती हैं, सरफेस पे रहना पसंद करती है, यानी कि पानी के तल पे रहना पसंद करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो पानी के तल पे होंगी तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो वो मछलियाँ जिन्हें हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर के अंतर्गत पालते हैं, वो हमेशा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं, ऊंचे तापमान में रहना चाहती हैं और ये हमेशा फ्रेश वाटर में मिलती हैं। ये इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम में कई बार पूछ सकता है आपसे कि ऐसा भी पूछ सकता है, देखिए कि वो मछली जो उच्च तापमान में रहना पसंद करती है। तो आपको एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको देखना है कि जो इंटीग्रेटेड फिश होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पहला तो हो गया क्या, पहला देखिए यहाँ पे, पहला मैंने बताया आपको इंटीग्रेटेड फिश कल्चर यानी कि समाकलित मछली पालन। दूसरा होता है कि कंपोजिट फिश कल्चर यानी कि मिश्रित मछली पालन। ये इंपॉर्टेंट है।
जो मिश्रित मछली पालन होता है, कंपोजिट मछली पालन होता है, या फिर इसे पॉलीकल्चर भी बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेट करना। मिश्रित का मतलब क्या होता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ रहती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा फिश कल्चर होता है जब किसी एक ही जगह पे, जगह का मतलब ऐसा नहीं कि तुम कमरे के अंदर कर रहे हो, जगह का मतलब जैसे एक पॉन्ड में जहाँ पे हम फिश पालते हैं, कोई एक्वेटिक बॉडी, जब किसी एक ही एक्वेटिक बॉडी में, ठीक है, एक ही जलीय जगह पे बहुत सारे बोले तो 6 अलग अलग स्पीसीज़, मछलियों की स्पीसीज़ को पाला जाता है, तो इस तरह के कल्टीवेशन को हम कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी एक ही जगह में, जगह का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो एक्वेटिक बॉडी होगी, ठीक है, एक ही जगह में अलग अलग स्पीसीज़ मछलियों को पाली जाती हैं, तो इस प्रकार के मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि क्लास 12 के एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि जो कंपोजिट फिश कल्चर होती हैं उसमें एक एक्वेटिक बॉडी में 6 स्पीसीज़ को, मछलियों की 6 स्पीसीज़ को पाला जाता है। समझ में आ रहा है ना, 6 अलग अलग स्पीसीज़ की मछलियों को पाला जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स मैंने इनसे लिखवाया यहाँ पे एग्जाम्पल के। ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स मान लो पॉन्ड है, तालाब है, ये बॉक्स क्या है, तालाब है। अब इस तालाब के अंदर हम 6 तरह की मछलियों को रख सकते हैं, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट फिश कल्चर बोलेंगे या फिर मिश्रित मछली पालन बोलेंगे। जैसे कि एक स्पीसीज है इसमें मछली की, कैटला, रोहू, ठीक है, मृगाल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ठीक है। तो कार्प की 3 वैरायटीज़ मिलती हैं मछलियों की, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। ये सभी कॉमन नेम है, जूलॉजिकल नेम आप खुद से देख लें इनका, ठीक है। तो इन सबको जब एक ही एक्वेटिक बॉडी में पाला जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो इस तरह की मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक एक्वेटिक बॉडी में 6 तरह की मछलियों की स्पीसीज़ को पाल सकते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। इनकी पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि इसमें एक एक्वेटिक बॉडी में हम 5 से लेकर 6, एनसीईआरटी में आपको 6 दिया है, तो आप 6 याद रखें, 6 मछलियों की स्पीसीज़ को पाला जाना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है इसकी, जो मछलियाँ हम इस सिस्टम में पालते हैं, इस कल्टीवेशन में पालते हैं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष किसके लिए, खाने के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कंपटीशन करेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर घाटा हो जाएगा जो मछलियों को पाल रहा है, ठीक है, कोई फिर फायदा रह नहीं जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे का ऐसा नहीं कि जो बड़ी मछली है वो छोटे को खा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे को ये खानी नहीं चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी को खा दे, ताकि इससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा सिस्टम ही, इकोसिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा अंदर का एक्वेटिक बॉडी का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर हैं, सबसे पहले इनमें जो है एक एक्वेटिक बॉडी में 5 से लेकर 6 स्पीसीज़ की मछलियों को पाली जाती हैं, और इन मछलियों में, इनमें सबसे खास बात यह है कि इनमें हमेशा उन मछलियों को पाला जाता है जिनके बीच में कंपटीशन ना हो, खाने के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है, लाइट के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, जरा सोचो, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि जब जो है एक ही स्पीसीज़ या एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसे सब मछलियां हैं एक ही जगह रही हैं, तो क्या उनमें कंपटीशन नहीं होगा? कंपटीशन तो थोड़ा बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो बोलने वाली बातें हैं, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अब आप खुद ही सोच लो, अगर हम 10 इंसानों को एक जगह पर रख दें, उनमें कंपटीशन होगा, पढ़ने के लिए कंपटीशन होगा, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन होगा। जैसे आजकल कंपटीशन चल रहा है लॉकडाउन में, लोग घरों में राशन भरने में कंपटीशन लगा हुआ है, दुकानों में सब भर रहे हैं, तो कंपटीशन होना, जब एक ही जाति के लोग कहीं पे मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, तो कंपटीशन होना लाजमी है, चाहे आप कितना भी रोक लो, ठीक है। तो वही वाली बात है, इंसान में भी वही है, कितना कोरोना फैल जाए, मानवता हमेशा जो है, अब क्या बोलूँ मैं, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ फिशेस। अब मछलियाँ कितने प्रकार की होती हैं जनरली? तो मछलियाँ जो हैं वो 2 ही, एक होती हैं मैरीन वाटर फिश, जिसे समुद्री मछली या फिर लवणीय फिश बोलते हैं, दूसरी होती है फ्रेश वाटर फिश, जिसे अलवणीय
मछली बोलते हैं। ठीक है, मरीन वाटर फिश होती है। एग्जाम में आपको इतना ही ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी फ्रेश वाटर फिश है और कौन सी मरीन वाटर फिश है। तो जो मरीन वाटर यानी कि लवणीय फिश होती है जो सॉल्टी वाटर में होती है, उनके एग्जाम्पल हैं वो मछलियाँ जो सी वाटर में होती हैं। एग्जाम्पल हैं हिल्सा, सरडाइन, मैकेरल, सालमोन और पैम्फ्रेट। ये जो मछलियां हैं ये सब की सब क्या हैं, ये मैरीन वाटर फिश है, लवणीय फिश जो है मछलियां। आपको इनका एग्जाम्पल याद रखने हैं। आप कुछ याद रखो ना रखो, इनके एग्जाम्पल याद रखो कि यही इस एग्जाम में पूछता है आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पोर्शन है इस लेक्चर का। एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी लवणीय फिश है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि हिल्सा, सार्डाइन जो है, मैकेरल और सैल्मोन और पैम्फ्रेट, ये सब क्या हैं, ये सब मैरीन वाटर फिश हैं। अगर मैं फ्रेश वाटर फिश की बात करूं, यानी कि जो अलवणीय मछलियां हैं या जो साफ़ पानी में मिलती हैं। साफ़ पानी का मतलब ऐसा नहीं कि तुम फ्रिज से उससे जो है अपने उससे फ्रिज से उसको साफ़ नहीं पानी नहीं बोलते। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो रिवर वाटर होता है, पॉन्ड वाटर होता है, उसको फ्रेश वाटर से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैटला। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैटला, रोहू, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। ठीक है, तो ये जनरली फ्रेश वाटर फिश हैं। ठीक है, कैटला, रोहू, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प जनरली जो हम खाते हैं वो अधिकतर जो है वो फ्रेश वाटर फिशेज ही होती हैं। ठीक है, अब डिजीजेस बात करते हैं कि मछलियों में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं जो फेमस डिजीजेस हैं। तो एक डिजीज़ आती है गिल रॉट डिजीज़। मछलियों की एक फेमस डिजीज़ है गिल रॉट डिजीज़, ये फंगी की वजह से होती है। दूसरी डिजीज़ है टेल एंड फिन रॉट डिजीज़, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। चौथी है ड्रॉप्सी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट है मिक्सो स्पोरियोडियोसिस, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस डिजीज़ हैं मछलियाँ की जो होती हैं मछलियों में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि गिल रॉट डिजीज़। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि मछलियों की कौन सी डिजीज़ फंगी की वजह से होती है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो आपको इनका यह नाम याद रखना है। ठीक है, तो याद रखें आप इसको। जैसे दो टेल एंड फिन रॉट डिजीज़ और ड्रॉप्सी दोनों की दोनों किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, और गिल रॉट डिजीज़ जो है फंगी से होती हैं। ठीक है, और बाकी ये दोनों आप याद रख ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आप मुझसे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।